ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अब हमारे मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया आ चुका है और ये एसिडिक जो कंटेंट है, जो एसिडिक स्लाइवा है, वो जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को बुरी तरह इफेक्ट कर देगा। बैड बैक्टीरिया उन पे सुपर इम्पोज कर देंगे और वो एसिडिक कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकेगा। और अगर एसिडिक कंटेंट बन गया तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएंगे, दांतों में डिके शुरू हो जाएगा, गम की डिजीज शुरू हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू करेंगे तो हमारे हार्ट को भी इश्यूज लाना शुरू कर देंगे। ब्रश करना किस तरह है, सही वे क्या है ब्रश करने का, कौन सा सही टाइम है ब्रश करने का, और जो हम ब्रश करते हैं क्या वो ठीक वे में कर भी रहे हैं। डिबेट चल रही है, इस पे रिसर्च हो रही है कि प्लास्टिक हमारी बॉडी के लिए कितने डैमेजिंग है। तो बहुत सारे ब्रशेस हैं जो कि प्लास्टिक के साथ बनते हैं। हमें मीडियम ब्रिस्टल्स नहीं यूज़ करने, हमें हार्ड भी नहीं यूज़ करने, हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पे रहना। दांतों को कीड़ा लग जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें उसे ड्रिल करके रिमूव करना है और उसके बाद एक ऐसा फिलिंग मटेरियल से उसे रिप्लेस कर देना है और सील कर देना है ताकि वो कीड़ा आगे प्रोग्रेस ना करे और बाकी का दांत महफूज रहे। 5 चीज़ें बतानी है जो हमारे दांतों के लिए जहर हैं, जिसकी वजह से हम अपने मुंह में खुद बैड बैक्टीरिया पैदा कर लेते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसका बैक्टीरिया हमारे दांतों को किस तरह डैमेज करता है, हमारे दांतों से ब्लड क्यों आता है, और इसी के साथ साथ जो हमारी एनामल लेयर है जिसकी वजह से हमारे दांत महफूज रहते हैं, उसको हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दांतों को ठंडा गर्म लगना, हमें किस तरह का ब्रश खरीदना चाहिए, किस तरह की पेस्ट यूज़ करनी चाहिए, और मेडिकेटेड पेस्ट हमारे दांतों को किस तरह डैमेज करती हैं, ये सब आज के इस पॉडकास्ट में आपको डॉक्टर आमिर बताएंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज हमने उस चीज़ के बारे में बात करनी है जिससे हमारे फेस की ब्यूटी इन्हेंस होती है, हमारी स्माइल, हमारे दांत खूबसूरत होंगे तो हमारा फेस प्यारा लगता है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारे दांतों के बेसिक मसले होते क्या क्या हैं जो आज तक हमें भी नहीं पता। दांतों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि कहाँ से स्टार्ट होता है और हमारी जनरल पॉपुलेशन में क्या मसले हैं। बिल्कुल। जनरल पॉपुलेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इस चीज़ की उनको अवेयरनेस ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि उन्हें डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए और दिखाना कब चाहिए। और उसमें सबसे कॉमन मसला जो है वो मुंह के अंदर मसूड़ों की बीमारी है। वो जैसे ही किसी डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ उन्हें यही दिखानी चाहिए कि गम्स की हेल्थ कैसी है, दांतों की हेल्थ कैसी है, उधर बैक्टीरिया कितने ग्रो कर रहे हैं, उधर टार्टर मौजूद है या नहीं, और उसके बाद इसी से लिंक बाकी मसले स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता, हमारी आवाम यही नहीं जानती कि डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए या नहीं। हमारी जनरल परसेप्शन ये है या लोगों का इल्म इस तरह है कि वो कहते हैं कि दांत में दर्द होगा तो हम जाएंगे, मसला आएगा, कुछ नजर फिर आएगा जाएंगे, तब हम जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने चेंज करना है। हमारी आज की डिस्कशन यही होनी चाहिए कि हमने कब डेंटिस्ट के पास जाना है, और अगर प्रॉब्लम है या नहीं है तो हमने ज़रूर उनसे मुलाकात करनी है। एक दफ़ा ज़रूर अपना मुंह खोल के उन्हें दिखाना है कि अंदर मसले चल क्या रहे हैं। हमें इल्म होगा तो हम ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आमिर, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया मसूड़ों की बीमारी, तो ये मसूड़ों की बीमारी, अब जैसे आपने बताया ना, क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ तो मेरे माइंड में भी सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि मसूड़ों की बीमारी छोटी एज से तो नहीं स्टार्ट हो सकती, या टीन एज से तो नहीं स्टार्ट हो सकती। वो एक एज में जाके लगता है इंसान को, या ऐसा फील होता है कि अच्छा हम जब थोड़ा 40s 50s में जाएंगे तो चलो समझ में आ जाएगा कि मसूड़े खराब हो रहे हैं, तब तक तो हम इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे। क्या ये बीमारी उसी एज से स्टार्ट होती है कि उससे पहले भी हमारे दांतों में, बचपन से भी हमारे दांतों में मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं और हमारा उसे फॉर ग्रांटेड लेने से वो बढ़ जाते हैं? बच्चों के मसले मसाइल और तरह के हैं। बच्चों के मसले मसाइल इस तरह हैं कि उनके जो दांत हैं वो दूध के दांत होते हैं, जिसे हम मिल्की टीथ भी कहते हैं। मिल्की टीथ की बनावट और हमारे जो परमानेंट टीथ हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। उनकी स्ट्रेंथ और तरह की होती है और मिल्की टीथ की और तरह की। बच्चों में कैंडीज़ और मीठा खाना ज़्यादा होता है उनमें, और वो ब्रशिंग की हैबिट भी कमज़ोर होती है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है वो दूध के दांतों को कीड़ा लगना होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मिल्की टीथ हैं, उन्होंने कुछ अरसे के बाद गिर जाना है, तो हम एज ए डेंटिस्ट या एज ए पेरेंट्स या आम आवाम उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करती। बच्चा चाहे तकलीफ़ में है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये दांत तो गिर जाना है। लेकिन वही कैविटी जब बच्चे के मुंह के अंदर है तो वहाँ पे जर्म्स आ रहे हैं और वो वहाँ पे कॉलोनाइज हो रहे हैं, वो वहाँ पे वो उनका घर बन गया है। और जब उनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है तो वही कॉलोनी, वही जर्म
वही बैक्टीरिया, वही जरासीम मुंह के अंदर इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि फिर चाहे कोई परमानेंट दांत उसके बाद भी आए तो वो उसको भी डैमेज करते हैं और गम्स को भी डैमेज करते हैं, और फिर मसूड़ों की बीमारी और दांतों की बीमारी का आगाज़ हो जाता है। अच्छा, आपने एक प्रॉब्लम बताया कि दांतों को कीड़ा लग जाना इज़ वेरी कॉमन इन किड्स, ठीक है? जी, बिल्कुल। तो दांतों को कीड़ा लग जाए अगर, क्योंकि बच्चे तो कैंडीज़, चॉकलेट्स खाने से बाज़ नहीं आते, ठीक है? तो अगर दांतों को कीड़ा लग जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हमारा फ़ोकस ये भी होना चाहिए कि कीड़ा लगे ही क्यों? कीड़ा लगता क्यों है? कीड़ा लगने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो खाना है, वो दांतों की सतह के ऊपर कितनी देर चिपका रहता है। अगर कैंडी है, कुछ मीठा है या कोई ऐसी स्टिकी चीज़ खाई है, जैसे हमारी ब्रेड है, वो स्टिक कर जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो दांतों की सरफेस पे अगर लगा रहेगा तो वहाँ पे शुगर प्रोड्यूस होगी, एसिड प्रोड्यूस होगा और वो दांतों को कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा या दांत एरोड होना शुरू हो जाएंगे बैक्टीरिया के साथ मिलके। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अगर रोज़ाना ब्रश करें और खाना उधर चिपका ना रहे तो हम 90% इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन अब अगर कीड़ा लग चुका है तो उसका कोई ऐसे दवाई से इलाज मुमकिन नहीं है कि हम दवाई खाएंगे बुखार की तरह तो बुखार उतर जाएगा। कीड़े के लिए हमें लाजमी एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उतना एरिया वो रिमूव करेगा, वो जो इन्फेक्टेड एरिया है या डिजीज्ड एरिया है या जहाँ पे वो दांत खोखला हुआ है, इंक्लूडिंग योर टीथ, इन टूथ का वही पोर्शन, दांत का वही पोर्शन। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे फर्नीचर है एक, और फर्नीचर के एक पोर्शन पे दीमक लग जाए तो हम कुछ भी कर लें वो उतना पोर्शन खराब है, जब तक हम उसे रिमूव नहीं करेंगे और उसे किसी और चीज से रिप्लेस नहीं करेंगे वो दीमक उधर ही रहेगी। ठीक है। इसी तरह दांत का वो पोर्शन जिस पे कीड़ा लगा हुआ है हमें उसे ड्रिल करके रिमूव करना है और उसके बाद एक ऐसा फिलिंग मटेरियल से उसे रिप्लेस कर देना है और सील कर देना है ताकि वो कीड़ा आगे प्रोग्रेस ना करे और बाकी का दांत महफूज रहे। अच्छा, जो बाकी का दांत महफूज रहता है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जब वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो उनके जो सामने वाले दांत होते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे पीसे हुए दांत हैं और वो छोटे छोटे से दांत हैं, प्रॉपर दांत नहीं है। ये वाले पूरे होते हैं लेकिन सामने सामने वाले बहुत छोटे छोटे से, बस नुक्कर नुक्कर कॉर्नर कॉर्नर से निकला होता है। तो वो क्या होता है, वो दांत बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं कीड़ा लग लग के जो हम ड्रिल करते हैं उसके बाद भी वो परमानेंट अच्छा दांत प्रॉपर वापस आ सकता है। अच्छा, ये जो दांत आप कह रही है ना छोटे छोटे नजर, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बच्चों में वैसे ही दांत का साइज, जो मिल्की टूथ हैं या दूध वाले दांत हैं, उनका साइज छोटा होता है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है दांत का साइज उस तरह ग्रो नहीं करता। वो जब शुरू में आया था दांत का वही साइज है लेकिन हमारा जॉ साइज चेंज होता रहता है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमें वही दांत बहुत छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा, दांतों में अगर कीड़ा लगा हुआ है तो वो दांत टूट जाएगा और उसमें ब्लैक कलर का शेडो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें इंडिकेशन हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि इस दांत के अंदर कीड़ा लगना शुरू हो गया और अब हमने लाजमी इसका कुछ ना कुछ इलाज कराना है। तीसरी वजह, छोटे बच्चों में ये आदत होती है कि वो दांत आपस में घीसते हैं, रगड़ते हैं, कचकचाते हैं। हम उसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। बच्चों में ये नेचुरल है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा आपस में दांत रगड़ता है, कचकचाता है। तो ये बच्चों का एक नेचुरल हैबिट है और मिल्की टीथ उससे भी थोड़े से ग्राइंड हो जाते हैं, इस वजह से वो छोटे नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने किस लिए वरी करना है? जब दांतों में कीड़ा लगा हुआ है हमने उसके लिए फौरन प्रोसीड करना है। हमने देखना है कि दांतों में काले रंग की कोई एरिया तो नहीं आ रहा। दूसरी बहुत बड़ी निशानी होती है कि खाना फंसना शुरू हो जाता है, बच्चा कंप्लेंट करता है खाना फंस रहा है, गम में ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को टाइमली एड्रेस कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि दांत अगर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाए तो आपको फ़ौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए कि दांतों में कीड़ा लग रहा है। कुछ बच्चों के दांत बहुत येलोइश ऑरेंज शेड भी देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों ऐसे? एक तो येलो कलर होता है ना, एक कुछ बच्चों के ऑरेंज ऑरेंज शेड भी आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, दांतों के अंदर मुख्तलिफ शेड आ जाते हैं। अब दांतों की जो बनावट है उसका एक सीक्वेंस है। वो हमारी बॉडी के अंदर दूध के दांत बहुत पहले बनना शुरू हो जाते हैं और जो परमानेंट दांत है वो 6 साल की उम्र में पहला दांत मुंह के अंदर निकलता है। लेकिन उससे भी पहले वो दांत की बनावट शुरू हो जाती है। अब हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स या बहुत सारे ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी बनावट में डिफरेंट किस्म का एक्ट करती हैं, किरदार अदा करती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क के मुख्तलिफ एरिया ऐसे हैं जहाँ के पानी के अंदर फ्लोराइड कंटेंट इस तरह का है कि अगर वो पानी बच्चा लेता है तो वो जब उसकी बॉडी के अंदर दांत बन रहे हैं तो वो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आता है, जिसकी वजह से वो जब दांत निकलते हैं तो उनमें ब्राउन या ऑरेंज किस्म की लाइनें मौजूद होती हैं। तो उसका मतलब ये है कि उसका पानी ठीक नहीं है और दांत की बनावट के दौरान उसके अंदर ऐसे मवाद आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि उन्होंने उसका कलर चेंज कर दिया है। इस टर्म को हम यूज़ करते हैं, नाम है उसका फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस के जो टर्म है वो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए है कि ऐसे बहुत सारे एरिया, मियाँ वाली का एरिया इसके लिए मशहूर है, बहावलपुर का कुछ एरिया ऐसा है, और वहाँ पे जिन बच्चों के उन्होंने डेवलपमेंट के दौरान वहाँ टाइम गुजारा हो तो वो पानी इस्तेमाल किया तो उनके अक्सर दांतों के अंदर वो लाइनें मौजूद होती हैं और वो लाइन नहीं जाती, वो फिर फॉर लाइफ वो दांत ऐसा डेवलप हो गया, तो उसके स्ट्रक्चर में ऐसा आ गया। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है वो मियाँ वाली छोड़ के लाहौर तो नहीं आएंगे। लाहौर तो नहीं, देखें हमें ये देखना है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम को भी देखना है। हमने ये देखना है कि वो पानी किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ की जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि वो लोगों को साफ पानी मिल रहा है या नहीं। ये तो हेल्थ अथॉरिटी के अंडर है ना, जो चीज़ हमारे अंडर है हम क्या कर सकते हैं? मुझे वो हल बताएं कि अगर जो हमें सुनने वाले मियाँ वाली से या दूसरा आपने कौन सा एरिया बताया? मियाँ वाली और भावलपुर के एरिया में अगर कोई हमें सुन रहा है तो वो बच्चे बेचारे या वो पेरेंट्स क्या करें कि उनके बच्चों के दांत पीले या ऑरेंज ना हो? हमें पीने का पानी जो है अपना उसका ख्याल करना चाहिए। वो पानी लेके उसे बॉयल करें, उसे फ़िल्टर करें, वो प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और बजाय इसके कि हम नलके का पानी इस्तेमाल करें या बोर का इस्तेमाल करें तो वो चीज़ें डैमेज करें। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फॉर वाइटनिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं, तो हम अगर वो यूज़ करें तो उसकी वजह से भी अगर हमारे दांत बहुत येलोइश टोन में चले गए हैं या वो ऑरेंज हो चुके हैं तो हम अपने बच्चों को प्रोडक्ट्स यूज़ करवाएं तो वो इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए उन प्रोडक्ट्स की कोई ना बैकिंग नहीं है। ठीक है। हमारे पास जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो उसका एक लिटरेचर होता है, वो लिखा होता है उस पर कि ये मटेरियल इसमें इतने % है, ये क्वांटिटी, ये केमिकल इतना है। ये जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बगैर किसी रिसर्च और उस डेवलपमेंट के साथ हैं। वो ज़रूरी ये सिर्फ लिखा होता है कि दांत सफ़ेद कर देंगे, लेकिन वो क्या चीज़ दांतों के ऊपर जा रही है, वो उसे कितना डैमेज कर रही है, वो उसकी ऊपर वाली लेयर को ख़त्म कर देगी, अंदर से दांत सेंसिटिव हो जाएगा, या फॉर द टाइम बिंग दांत सफ़ेद हो जाएगा लेकिन बाद में वो पीला हो जाएगा। तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है, बैकअप नहीं है, उसकी रिसर्च नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग की चीज़ है। वो किसी ने बैठ के खुद ही अपने केमिकल बना के उसे मार्केट कर दिया है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि हमने इस तरह मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लगाना। इसीलिए हमें प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, या वो प्रोडक्ट लेके जाएं ताकि वो देख के बता सके कि क्या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने इन प्रोडक्ट्स के 3 जो है ना नुकसान हमें बताए हैं बड़े मेजर, कि वो बाद में येलो भी हो सकते हैं, आपके दांत सेंसिटिव भी हो सकते हैं और आपके दांतों को फॉर द टाइम बिंग वो ज़रूर शायद अच्छा कर दे लेकिन इन द लॉन्गर रन वो ख़राब ही होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो और ऐसे मेजर नुकसानात कौन से हो सकते हैं कि अगर हम ऐसे ही बगैर वेरीफाई करवाए हम ऐसे प्रोडक्ट्स अपने दांतों पे यूज़ कर लेते हैं? ऑब्वियसली हमारा मुंह के अंदर वो चीज़ जा रही है, हमें वो टेस्ट भी दे रही है, हमारे गट में भी जा सकती है, तो वो हमारी हेल्थ को कितना डैमेज कर सकती है? अच्छा, दांतों के बारे में आप ये देखें कि जो चीज़ दांतों को सफ़ेद कर रही है ना, उसमें किसी भी किस्म का एसिड इन्वॉल्व ज़रूर है, ठीक है? अब उसकी एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसका एक जोन है कि इतने % वो होगा तो वो दांतों के साथ रिकवर बैक करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो दांत को घुलाना शुरू कर देगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है ना, वो हमारे दांतों की आउटर सरफेस है, जिसे हम एनेमल कहते हैं। ये हड्डियों से भी ज़्यादा हार्ड है। तो कोई ऐसा केमिकल जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप सोच लें कि वो हमारी बाकी बॉडी में क्या करेगा। वो जो उसको घुलाना शुरू कर देगा, वो आपके मसूड़ों के साथ क्या करेगा, आपकी ज़ुबान के साथ क्या करेगा, और वही एसिड अगर हमारे अंदर चला जाए तो वो जिस जिस एरिए से जाएगा वो सारे एरिए पे अपने असरात छोड़ता जाएगा और उसे वो डैमेज करता जाएगा। बिल्कुल ऐसे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ये हमारा गेटवे है हमारे पूरे सिस्टम के लिए। हम जो खाएंगे वो इसी मुंह के ज़रिए जाएगा, वो हमारे ब्लड में भी जाएगा, हमारे मैदे में भी जाएगा,
हमारी सारी चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट और हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम बिल्कुल इतना लीनियंट लेते हैं कि बस चल जाएं जब तक चलते हैं हमारे बिल्कुल दांत। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हम बिल्कुल तो ये ऐसे ही। कहते हैं चल जाएं जितनी देर तक चलते हैं, उसके हाँ, बाद देखेंगे क्या बिल्कुल करना है इसी क्या तरह, नहीं बिल्कुल करना। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमिर, आपने कहा कि बच्चों की जो ब्रशिंग हैबिट होती है वो भी थोड़ी कम होती है और ठीक नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम लोग जो एक ही एक्टिविटी है, सुबह उठ के तो लाज़मी ब्रश करना है, ठीक है? लेकिन ब्रश करना किस तरह है, सही वे क्या है ब्रश करने का, कौन-सा सही टाइम है ब्रश करने का, और जो हम ब्रश करते हैं क्या वो ठीक वे में कर भी रहे हैं? अच्छा, ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ब्रशिंग हैबिट बच्चों में होती ही नहीं है। तो हम अगर उससे पीछे चले जाएँ तो हम एज़ ए पेरेंट्स, हमारी ब्रशिंग हैबिट इतनी ख़राब हो चुकी है और फिर हम बच्चों को टीच भी नहीं करते। नहीं कर पाते। मेरा ख़्याल है अगर आप इंटरनेशनल थोड़ी-सी रिसर्च पढ़ें और देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तो ये हैबिट्स बहुत पहले डेवलप कर दी जाती हैं। छोटे-छोटे बच्चों को देयर आर फिंगर ब्रश, एक फिंगर ब्रश होता है, वो आपकी उँगली के ऊपर चढ़ जाता है और आगे ब्रिस्टल्स बने होते हैं। तो हम बच्चों को उसी स्टेज पे बताना शुरू कर देते हैं कि इसे ब्रश करें। जब बच्चा ये देखता है कि वो सुबह भी उसके दांत साफ हो रहे हैं, दोपहर में भी हो रहे हैं, शाम में भी हो रहे हैं, माँ सर पे खड़े होके ब्रश करवा रही है या बाप पूछ रहा है कि ब्रश किया या नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं और बच्चा उस आदत पे आ जाता है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि हमें करना कब चाहिए ब्रश। सुबह का ब्रश हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल ना आए, लोग हमें देखें तो अच्छे साफ सुथरे दांत नज़र आएँ। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रात का ब्रश। क्यों? रात का ब्रश इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। जब मुंह बंद है तो बैक्टीरिया के पास वो खुली इन्वायरमेंट है, वो जहाँ मर्जी जाएं, जो मर्जी करें। लेकिन अगर हम वो ब्रश करके सोएंगे तो हमारे जो जर्म्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, और जब जर्म्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी और वहाँ पे खाना भी फंसा हुआ नहीं होगा क्योंकि हमने ब्रश किया है, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन होगी और दांतों में कैविटीज़, गम की डिजीज़, वो सारी चीज़ें रिड्यूस डाउन हो जाएंगी। मेरा ये आज आप सबके लिए मैसेज है कि अगर आपने ब्रशिंग करनी है और आप कोई एक टाइम प्रेफर करें तो नाइट टाइम ब्रशिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डे टाइम ब्रशिंग। जो लोग रात में सोने से पहले ब्रश नहीं करते, अब तक उन्होंने 30-40 साल अपनी ज़िंदगी के गुजार लिए हैं, लेकिन दांत भी ठीक है उनके, और रात में ब्रश भी नहीं करते, तो वो कितनी देर तक अपने दांतों को और लेके चल सकते हैं या कितना नुकसानदेह हो सकता है रात को ब्रश ना करना? अच्छा, ये सवाल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से आंसर करूँगा, आप ज़रा साथ रहिएगा मेरे। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं कि दोनों भाई हैं और एक कहता है कि देखें ये ब्रश नहीं करता और इसके दांतों में कीड़ा नहीं है, और मैं ब्रश करता रहता हूँ और मेरे दांतों में कीड़ा है। अच्छा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे मुंह के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हैं। एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम का मतलब ये है कि हर बंदे के मुंह के अंदर जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो किस क्वांटिटी में मौजूद हैं और उसका स्लाइवा यानी जो थूक है उसका पीएच क्या है। ठीक है, दोनों चीज़ें मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं कि जिससे दांतों और मसूड़ों की बीमारियां या नहीं होंगी या फिर तेज़ी से होना शुरू कर देंगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जगह से दो लोग खाना खाते हैं, एक को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और दूसरा बिल्कुल ठीक होता है। हम सब का कॉमन एक्सपीरियंस है हर घर में ये। ओरल माइक्रोबायोम का मतलब ये है कि अगर किसी के स्लाइवा में हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो उसका पीएच मेंटेन रखते हैं, यानी उसका थूक जो है वो एसिडिक नहीं है, तो उसके दांत अच्छे रहेंगे। लेकिन नेचुरली और किसी वजह से उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जर्म्स मौजूद हैं कि उसके थूक, स्लाइवा एसिडिक बन रहा है, तो उसके दांतों में कैविटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर हमें उस माइक्रोबायोम या उसका पता हो हर इंडिविजुअल का, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसे टेस्ट होता है उसका टेस्ट? बिल्कुल जैसे ब्लड सैंपल्स होते हैं, इसी तरह आप स्लाइवा का एक कंटेंट लें और उसे किसी लैब से टेस्ट करवा लें और वो आपको बैक्टीरिया बता देंगे कि इसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है। और हमें पता होना चाहिए उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि ये वाले जर्म्स हेल्पफुल हैं और ये जर्म्स जो हैं ये नुकसानदेह हैं, और जिसमें नुकसानदेह जर्म्स आएँ वो अपनी केयर करना शुरू कर दे और अपने डॉक्टर से उसकी ट्रीटमेंट ले ले।
कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ एरिया क्लीन करते हैं हम जहाँ पे वो हार्बर किए हुए हैं, जिन कॉलोनीज में वो बैठे हुए हैं। अगर वो एरिया क्लीन हो जाए तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर बैक्टीरिया वो ख़त्म हो गया तो फिर हमारा जो, जैसे आप बता रहे हैं कि माइक्रोबायोम, जो हमारा स्लाइवा एसिडिक हुआ होता है, वो ठीक हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुंह के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। एक देयर आर गुड बैक्टीरियाज, अच्छे, और दूसरे जो खतरनाक हैं, बैड बैक्टीरिया। ठीक है। अब अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कोक लिया हमने, जिसमें शुगर भी है, जिसमें एसिड कंटेंट भी है, कोई भी फिजी ड्रिंक आप ले लेते हैं इसी तरह। अच्छा, जब वो आप मुंह के अंदर लेते हैं तो उस फिजी ड्रिंक का इफ़ेक्ट क्या आता है कि हमारे मुंह के अंदर का जितना सलाइवा है, जितनी क्वांटिटी है, वो एसिडिक भी हो जाती है और वो मीठा भी हो गई। अब हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन करके सलाइवा के साथ उसे बफर करते हैं और उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर वो तादाद में कम होंगे और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो बैड बैक्टीरिया उन पे सुपर इम्पोज कर देंगे और वो एसिडिक कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकेगा। और अगर एसिडिक कंटेंट बन गया तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, दांतों में डिके शुरू हो जाएगा, गम की डिजीज़ शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक कंडीशंस भी शुरू हो जाएंगी। वो बैड बैक्टीरिया मुंह के ज़रिए मैदे तक जाना शुरू हो जाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू करेंगे, तो हमारे हार्ट को भी इश्यूज लाना शुरू कर देंगे, और इसी तरह ब्रेन की साइड पे भी उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ओह माय गॉड, यानी दांत अगर हमारे ठीक नहीं है तो हमारा हार्ट भी खराब हो सकता है, हमारा दिमाग भी खराब हो सकता है, हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। मैंने पहले कहा ये हमारा गेटवे है। हम प्लेटें साफ करते हैं, हम बर्तन साफ करते हैं, हम हाथ भी धो लेते हैं, लेकिन जिस मुंह के जरिए जा रहा है हम उसे साल हा साल साफ नहीं करवाते, और बैक्टीरिया ने, हमें नहीं पता उधर क्या मौजूद है। वहाँ पे अगर दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो उसके अंदर कितने जर्म्स मौजूद हैं, हम उन्हीं जर्म्स के साथ अंदर जा रहे हैं। अपने माइक्रोबायोम्स कितने टाइम के बाद एक दफ़ा लाजमी टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखें, उसके टेस्ट तो करवा लें आप, बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ एनुअली टेस्ट करवा लें, लेकिन उसका भी आसान तरीका है ना। हमारे बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं, या शायद किसी को वहाँ तक अपनी रसाई नहीं है कि उसको टेस्ट करवाएं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि माइक्रोबायोम्स या ये एरिया गड़बड़ हो रहा है, हमें देखना है उसके क्या लिए सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अब हमारे मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया आ चुका है, और ये एसिडिक जो कंटेंट है, जो एसिडिक स्लाइवा है, वो जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को बुरी तरह इफेक्ट कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें सबसे पहले मसूड़ों की बीमारी शुरू हो जाएगी। मसूड़ों की बीमारी क्या क्या होती है? मसूड़ी की बीमारी से मतलब ये है कि हमारे मसूड़ों में सोजिश आ जाएगी, वो फूलना शुरू हो जाएंगे। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या कोई सख्त चीज़ खाएंगे तो वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लीड करना शुरू हो जाएंगे मुंह, जिसे एक बहुत नॉर्मल लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरे मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया। असल में वो यही है कि वो बैड बैक्टीरिया वहाँ पे जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मसूड़ों की सोजिश में इजाफा कर रहे हैं, मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं, और वहाँ पे उतने ही ज़्यादा उनकी कॉलोनी बढ़ रही है। इसके अलावा मुंह के अंदर फाउल स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और उसके हल के लिए हम अपना ब्रश तेज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए हैं, जो उन्होंने कॉलोनी बना ली है, वो दो दांतों के दरमियान वाली जगह भी हो सकती है जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँचता। तो वो वहीं पे बैठे हुए हैं, हम साइडों पे ब्रश कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक सीक्रेट एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, ये भी है कि कुछ लोग बहुत दफ़ा ब्रश करते हैं, उनके माउथ स्मेल बहुत बुरी होती है, और वो इवन किसी से बात भी करें तो वो बहुत ही एक ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है अगर किसी के मुंह से स्मेल आ रही है। सोशल एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी हमारे बैक्टीरिया की वजह से, ये भी बैड बैक्टीरिया की वजह से, जी बिल्कुल। वो ना सिर्फ दांतों के दरमियान मौजूद होते हैं, वो गम्स के नीचे मौजूद होते हैं, वो हमारी जुबान की कुछ सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसे और ये ब्रश से नहीं जाते, ये ब्रश से अच्छा अगर आपने शुरू से मेंटेन किया है, अगर आप हैबिचुअल हैं तो ठीक है, लेकिन साल में एक दफ़ा वो एरियाज जो हमारे ब्रश से हम अप्रोच नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल अप्रोच कर सकते हैं, वो डेंटिस्ट अप्रोच कर सकता है, क्योंकि उनके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दो दांतों के दरमियान में जा सकते हैं, वो गम के नीचे से उसे क्लीन कर सकते हैं, तो वो बैड बैक्टीरिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि
ये हमारी हेल्थ को भी डैमेज करता है। हमारे दांत अच्छे नहीं है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और ये हमारे हार्ट और हमारे लिवर और हमारे ब्रेन सब तक जाती हैं चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि हमारा स्टमक हमारे दांतों की वजह से कितना इफेक्ट होता है, हमारे दांतों का और हमारी गट का आपस में क्या कनेक्शन है? अच्छा, इस सारी फसाद की जड़ जो है ना, ये जो मुंह के अंदर एक ही अगर मैं जर्म या बैक्टीरिया का नाम लूं तो वो साइंटिफिक नेम है जिसे पी जिंजवेलस कहते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो बैड बैक्टीरिया है। बहुत सारी बीमारियां वो मैदे की हो जाएं, वो हमारी हार्ट की हो जाएं, वो हमारी दिमाग की हो जाएं, वो इस एक बैक्टीरिया की मौजूदगी जो है ना वो इस सारी चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक कर देती। हमारा सलाइवा का जब भी ये माइक्रोबायोम का टेस्ट है, अगर वो बैक्टीरिया इसमें मौजूद है तो लाजमी हर बंदे को चाहिए कि अपना इसका सॉर्ट आउट कराए विद मेडिकेशन एंड विद डेंटल ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। जैसे मैंने कहा, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन आती है, गम ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब इसकी तादाद मुंह के अंदर बढ़ जाती है तो हम जो भी खाना खा रहे हैं इसकी एक मिकदार खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, मैदे में जाएगा, मैदे और आंतों की सोजिश पैदा वो कर सकता है, Oh my God. जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है। हम अच्छी तरह चीज़ को जब हज़म नहीं करेंगे तो हमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेंथ आनी है वो भी नहीं ठीक होगी, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वो सारे सिस्टम को डैमेज कर देता है, प्रॉब्लमेटिक कर देता है। तो सारा कुछ शुरू इधर से ही होता है, इसी गेटवे से सब कुछ आगे जाना है। दांतों का ख्याल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत हम ज़रूरी। दांतों का ख्याल नहीं रखते, हम ये नहीं देख रहे कि हमने अपने दांतों को साफ किया है नहीं किया, उसकी वजह से हम कितने बीमार हो सकते हैं, इस बात का नॉलेज आज तक क्यों नहीं था। हाँ, कितना हम लोगों ने दांतों को इजी लिया हुआ था कि इजी चलो लिया हुआ, कोई इजी मसला ही लिया नहीं हुआ, है, सब बिल्कुल ठीक ऐसे, चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे दांत ना बहुत ज़्यादा ठंडा गरम अक्सर लगता है, ठंडा गरम लगता है जी, खाया नहीं जा रहा, आइसक्रीम खा रहे हैं तो एकदम से दांतों में पेन करेगी कि बहुत ठंडे लग रही है। तो ये ठंडा गरम वाली है क्या? इसके पीछे रीज़न क्या होती, क्या है फिजियोलॉजी, क्या है कि ये ठंडा गरम लगने का कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं और ये हमें बहुत अच्छा समझ आ जाएगा अगर आप एक स्ट्रक्चर को समझ लें। हमारे दांतों के सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जो मैंने कहा था हार्डेस्ट लेयर है, जिसे एनामल का नाम लिया जाता है। ये वो लेयर है जो हमारे दांतों को बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, उसमें ठंडा गर्म भी शामिल है। अब जब ये लेयर डैमेज होगी तो हमारे दांत के अंदर एक नर्व सिस्टम चल रहा है, उसमें ब्लड सप्लाई चल रही है, तो अगर उसकी एनामल की लेयर डैमेज हो गई तो दांत रिस्पॉन्ड करेगा ठंडे को भी, गर्म को भी, मीठे को भी, एसिडिक चीज़ को भी। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हमने मीठा खाया है तो कहते हैं हमें मीठा लगा है, तो वो बेसिकली यही बात होती। तो कॉज क्या हुई? उसकी एनामल डैमेज। और एनामल डैमेज कब होगा? जब हमारा ओरल माइक्रोबायोम खराब हुआ, एसिडिक आया, साथ फूड आया, उसने कैविटी प्रोड्यूस की, एनामल डैमेज हुआ, तो उस एरिया में ठंडा गरम मीठा लगना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या इंडिकेशन है जब ठंडा गरम लगा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया बहुत एक्टिव हो गए और अब हमें ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं उन्होंने दांत को डैमेज भी कर दिया है, सिम्टम आ गया है, हमें डैमेज भी कर दिया है। तो फिर हमने डेंटिस्ट के पास जाना है, प्रोफेशनल के पास जाना है, हमने दिखाना है कि मुझे इस जगह पे ठंडा लग रहा है। कैविटी ढूंढें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे दांत जो है ना, मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो वॉलनट वगैरह बड़े आराम से अपनी दांतों से तोड़ लेते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाए। मैं नहीं कर पाती, मैंने बड़ी कोशिश की एक दफ़ा कि मैं भी इतनी बहादुर बनूं, पर मुझसे नहीं हुआ। तो ये क्या रीज़न है कि कुछ लोगों के दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग उतना स्ट्रांगली नहीं वो सारी चीज़ें कर पा अच्छा, रहे आपने होते बहुत हैं। अच्छा बॉटल्स भी किया। खोल लेते हैं, बॉटल्स भी खोल लेते हैं दांतों से। वो कैसे खोल लेते हैं? मतलब मैं तो समझती हूँ सेंसिटिव है, इनको नहीं करना चाहिए आपने ऐसे। बहुत अच्छा किया जो ये अभी तक ट्राई नहीं किया। अच्छा। हम एज ए प्रोफेशनल मना करते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक डेवलपमेंट है। हमारे जो पहले पुराने फोर फादर्स थे, उनकी बॉडी, उनका मसल मास, उनकी बोन्स और हर चीज़ की स्ट्रेंथ बड़ी फ़र्क थी। उसकी वजह यह है कि उनका लाइफस्टाइल फ़र्क था। अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज है। हम कहते हैं कि हम वही सारे काम करें जो वो लोग करते थे। वो शायद गंदम का एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी अपने कंधों पे उठा लेते थे, लेकिन अगर आप या मैं कोशिश करें तो हमारे लिए वो ट्रबल सम हो जाएगा। पहली बात तो ये कि हमारे दांत इस पर्पस के लिए नहीं है कि वो नट्स को तोड़ें, ठीक है, वो शेल्स को तोड़ें और या वो बोतलों के ढक्कनों को खोलें। इनका पर्पस इंसाइज करना है और
फ्रूट को या खाने को च्यू करना है, ठीक है। अब वही हमें करना चाहिए। हम जब इससे ज्यादा काम लेंगे तो वो इस पर्पस के लिए नहीं है, वो खराब होंगे, टूटेंगे और डैमेज होंगे। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो रिस्क पे कर रहे हैं। देयर टूथ कैन क्रैक एट एनी मोमेंट, दे शुड नॉट डू इट। यानी दांत खराब हो जाएंगे, दांत टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, दांत टूट जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, जितने भी हमारे मुंह के अंदर ये ओरल माइक्रोबायोम्स बनते हैं, इससे जब हम ब्रश करते हैं तो उससे वो सारे क्या मर जाते हैं? मतलब कोई इतनी कैपेसिटी होती है ब्रश करने की कि भाई चलो 100% नहीं, 90% तक वो खत्म हो जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब ब्रश जब हम करते हैं तो अगर एक बंदे ने जिंदगी में पिछले 6 महीने ब्रश नहीं किया और आज वो ब्रश करेगा तो माइक्रोबायोम खत्म नहीं होंगे। इट्स अ सीक्वेंस। आपने बेसलाइन से ठीक रखना है और फिर उसे मेंटेन करना है, ठीक है। अब जो कॉलोनी उनकी बन चुकी है वो खत्म तो नहीं होगी, लेकिन बाकी सरफेस से कम जरूर हो जाएगी। तो ब्रशिंग उसको कंट्रोल करती है, लेकिन विद असिस्टेंस ऑफ अ प्रोफेशनल, उसकी मौजूदगी में जब वो उसे क्लीन कर देगा और आप अच्छा ब्रश करेंगे तो अगले 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपका माइक्रोबायोम जो है ओरल एरिया का, वो बड़ा अच्छा मेंटेन रहेगा। साल में 1 दफ़ा आप फिर क्लीनिंग करवा लेंगे और फिर वो सारा फ्रेश अप हो जाएगा, वो फिर सारा मेंटेन रहता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आमिर, एक चीज़ और बताएं कि अब ब्रश की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। जैसे रिसेंटली मैंने खुद भी वो देखा, एक हार्ड है, सेंसिटिव है, सुपर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं ब्रश की भी ना। तो हमें कौन सा ब्रश, किस एज में कौन सा ब्रश चूज़ करना चाहिए? मार्केट में जाएं तो कैसा ब्रश खरीद के लाएं अपने लिए? ये सब का सवाल है। हर बंदा ये जानना चाहता है कि अपने लिए ब्रश कैसा चूज़ करें। अच्छा, ब्रश पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो भी मैं थोड़ा सा उससे टच ज़रूर करूँगा। लेकिन आपके सवाल को मैं ये जवाब दे दूँ कि ब्रश में हमेशा हमें सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश लेना है, ठीक है। जो हार्ड ब्रिस्टल है या मीडियम ब्रिस्टल है वो हमारे गम को भी डैमेज करेगा, वो दांत को भी डैमेज करेगा। तो आपने हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल लेना है और कोशिश ये करें कि टूथब्रश जो भी लें उसका हेड छोटा हो। अगर हेड छोटा होगा तो वो बिल्कुल पीछे तक जाएगा, वो मुख्तलिफ कॉर्नर्स के अंदर पहुंच जाएगा और वो दांतों को अच्छा साफ रखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहने लगा था, ब्रश बनते हैं प्लास्टिक से। हमारे एक बहुत बड़ी एक ही आजकल डिबेट चल रही है, इस पे रिसर्च हो रही है कि प्लास्टिक हमारी बॉडी के लिए कितने डैमेजिंग है। तो बहुत सारे ब्रशेस हैं जो कि प्लास्टिक के साथ बनते हैं। उसकी बजाय अब और ब्रशेस मार्केट में मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनिक ब्रशेस हैं, जिनके ब्रिस्टल्स प्लास्टिक से नहीं बने हुए, वो कुदरती चीज़ों से बने हुए हैं। और वो कुदरती चीज़ें कौन सी हैं? आप वुड के फाइबर्स हैं, ठीक है, और जैसे मसवाक के आप एरियाज आप कह लें, तो ये डैमेजिंग नहीं है बॉडी के लिए उस तरह। तो हमें ऑर्गेनिक टूथब्रशेस पे ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए बजाय इसके प्लास्टिक टूथब्रश के। और जिसमें भी हम जाएं हमें मीडियम ब्रिस्टल्स नहीं यूज़ करने, हमें हार्ड भी नहीं यूज़ करने, हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पे। एज आपकी कोई भी हो, लेकिन ब्रश चूज करना है आपने हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला। सॉफ्ट, और अगर आप तक मौजूद है वो ऑर्गेनिक टूथब्रश तो लाजमी ऑर्गेनिक टूथब्रश। वैसे कॉमनली आम मिल जाते हैं ऑर्गेनिक मिल जाते हैं। अब अच्छे शहरों में या थोड़ा सा आप चले भी जाएं तो मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर मौजूद हैं, प्लास्टिक वाले भी मौजूद हैं और ऑर्गेनिक भी मौजूद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टूथपेस्ट का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आपके टूथपेस्ट में नमक तो नहीं? तो हमें टूथपेस्ट कौन सा चूज करना है? हम टूथपेस्ट कैसे लें? मेडिकेटेड की तरफ जाएं, अच्छी फ्रेग्रेंस वाली की तरफ जाएं? जैसे मैं अच्छी फ्रेग्रेंस को भी जरा प्रेफर करती हूँ कि नहीं, वो थोड़ा अच्छा आपको खुद को भी अच्छा फील करवाती है। मिंट होना चाहिए, हम सुबह सुबह जरा तो अच्छा हमें फील करें। टूथपेस्ट कैसे चूज करना है? अच्छा देखें, ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस है। हम खुशबू पसंद करते हैं, हम कहते हैं मिंट से ज़रा फ्रेशनेस आ जाती है, सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप मेरे से एज ए प्रोफेशनल पूछें तो टूथब्रश का रोल कम है, ये एक मीडियम है, ये इसका इससे ज़्यादा रोल और कोई नहीं है। हमारा ज़्यादा रोल क्या है? हमारे टूथ ब्रश का रादर देन पेस्ट का। तो हमने क्या करना है, हमारा जो टूथ ब्रश है इट शुड क्लीन एवरी सरफेस ऑफ आवर टूथ। हमारे दांत की कितनी सरफेस है, अगर मैं इस हाथ को इस तरह करूं तो समझें ये एक दांत है। इसकी एक ऊपर वाली सरफेस है, एक बाहर वाली सरफेस है, लिप या चीक वाली साइड पे, एक जुबान वाली सरफेस है और एक ये 2 दांतों के दरमियान सरफेस है। हमारा टारगेट ये है कि हमारा ब्रश मैक्सिमम सरफेसेस को टच करे और क्लीन करे। उसका मीडियम ABCD, खुशबूदार, मिंट वाला, जो मर्जी टूथपेस्ट हो, आई डोंट माइंड इट।
आप जो मर्जी टूथपेस्ट यूज़ करें, लेकिन इन सारी सर्फेस तक अपना ब्रश पहुंचाएं और उसे क्लीन करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल था मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करनी है या नहीं। बहुत सारी पेस्ट ऐसी हैं जिनमें कहा जाता है कि ये यूज़ करें तो मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, ये यूज़ करें तो दांतों की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यस, दे आर इफ़ेक्टिव, वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कौन सी पेस्ट कितनी देर के लिए इस्तेमाल करनी है ये आपको प्रोफेशनल बताएगा। आपने उसके बाद उसे डिसकंटिन्यू कर देना है। वो पेस्ट में अगर फ्लोराइड है या कुछ ऐसे कंटेंट्स ज़्यादा हैं जो सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फ्लोराइड की ज़्यादती भी आपके लिए हार्मफुल है, तो आपने ज़रूर अपने प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करके, मेडिकेशन हमेशा लिमिटेड पीरियड के लिए है, फॉर लाइफ नहीं है। तो आपने रूटीन वाला पेस्ट यूज़ करना है, और ब्रशिंग अच्छी करनी है, मेडिकेटेड फॉर द स्पेसिफिक टाइम यूज़ करना है, स्पेसिफिक टाइम और उसकी रीज़न। मसलन हम कहते हैं कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी है, तो रीज़न क्या है? अगर वहाँ पे कैविटी मौजूद है और हम उसकी फिलिंग नहीं कर रहे और हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट पे काम चला रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम उल्टा डैमेज ही बढ़ा रहे हैं। उस पेस्ट के उसके कंटेंट ज़्यादा बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं जो कि उस ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो इसीलिए प्रोफेशनल को दिखा के, प्रॉब्लम को देख के, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मेडिकेटेड पेस्ट पे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा डॉक्टर आमिर, मुझे ये बताएं कि ये पेस्ट बनती किन किन चीज़ों से है? पेस्ट हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने कुछ डॉक्टर्स के कमेंट्स देखे कि पेस्ट की वजह से कैंसर हो गया। क्या रियलिटी है? ओह नहीं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमारी जितनी टूथपेस्ट मौजूद हैं ये सारी की सारी टेस्टेड हैं, इनके अंदर प्रॉपर इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। खुदा न खास्ता इसकी वजह से कैंसर रिपोर्टेड नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए इजी हो जाएं, इसके जो एरियाज़ हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उनमें से कोई एक बंदा किसी चीज़ को एलर्जिक ज़रूर हो सकता है। वो एलर्जी हमें ABCD किसी भी रीज़न से हो सकती है, लेकिन खुदा न खास्ता इससे कैंसर रिपोर्टेड नहीं है। तो हमें इजी हो जाना चाहिए। अगर हम अच्छे ब्रांड का और वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर कुछ ब्रांड लिखा हुआ है, कुछ कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, कोई उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमें अपना टूथपेस्ट लेना चाहिए? मतलब अगर मैं पेस्ट खरीदने जाऊं तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है 3 से 4 जो मुझे लाजमी देखनी चाहिए कि अगर तो उस पेस्ट में है तो मैं खरीदूंगी, अदरवाइज नहीं खरीदूंगी? देखें, उसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट कंपोनेंट है जो थोड़ा सा वाइटनिंग एजेंट देता है, एक उसमें सबस्ट्रेट होता है जो जेल फॉर्म में है जो सारों को होल्ड करता है, एक उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, वो भी हमारे दांतों की सेंसिटिविटी और थोड़ी सी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। फिर उसकी pH को मेंटेन करने के लिए कुछ बफर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन ये बात करूंगा कि ये कंपोनेंट्स हम तब देखेंगे जब हमें पता होगा कि हमने रूटीन वाला पेस्ट यूज़ करना है या मेडिकेटेड। फॉर एग्जांपल मेडिकेटेड पेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कंटेंट वाइटनिंग टूथपेस्ट में ज़्यादा आ जाता है। तो हमें अपने बिल्कुल रूटीन के पेस्ट यूज़ करने चाहिए जिनमें ये क्वांटिटीज़ मिनिमम मिकदार में मौजूद हैं, और जिसमें ये क्वांटिटीज़ ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो फॉर द लिमिटेड टाइम करेंगे, लेकिन ये वाले पेस्ट हम रूटीन में यूज़ कर सकें। डॉक्टर आमिर, जैसे हम ब्रश की बात कर रहे हैं तो हमसे पहले वाले जो लोग थे वो मसवाक ज़्यादा प्रेफर करते थे और मसवाक इवन करते भी थे। मैंने भी अपने नाना को देखा हुआ है मसवाक करते। पेरेंट्स में तो शायद ही देखा हो, लेकिन हमने तो मसवाक अब शायद अब सुन भी लिया है, लेकिन हमसे आगे तो शायद सुनी भी नहीं जाएगी मसवाक भी कोई चीज़ थी। तो मसवाक कितनी हेल्दी थी हमारे दांतों के लिए, और हमारी जनरेशन को मसवाक करनी चाहिए कि ब्रश से ही काम चलाना चाहिए? अब आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्गेनिक टूथब्रश का जिक्र किया। मसवाक इज़ टोटली ऑर्गेनिक। अब आप अगर बात करें कि अगर मैं पीछे फिर दोबारा चला जाऊं तो मैंने आपको कहा कि हमारा टूथपेस्ट इतना मैटर नहीं करता जितना आपका तरीका मैटर करता है कि आप दांतों की कितनी सरफेस को यूज़ कर रहे हैं। मसवाक हो, वो टूथब्रश हो, वो कोई चीज़ हो, अगर हम दांतों की हर सरफेस को क्लीन कर रहे हैं और हम उसे उस जगह पे पहुंचा रहे हैं तो हमारा मकसद पूरा हो गया। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा देखें तो हर वज़ू के साथ मसवाक का कहा गया कि आप थोड़ा सा दांतों को अपने साफ करें। तो वो दिन में कितनी दफ़ा बनता है? 5 दफ़ा। तो 5 दफ़ा अगर हम दांतों पे क्लीन कर रहे हैं, हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि 4-5 दफ़ा अपने दांतों को साफ करें।
तो उससे ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मसवाक के साथ दिन में 5 दफ़ा क्लीन करते थे, हमारे लिए 2 दफ़ा भी मुश्किल बनी हुई है, और वो भी इतनी गैजेटरी के साथ, जब हमारे पास खुशबू वाला टूथपेस्ट मौजूद है, मिंट वाला मौजूद है, इलेक्ट्रिक ब्रश मौजूद हैं, माउथ वॉशेस मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है अगेन हमारा तरीका मैटर करता है, हमारा टाइम मैटर करता है, हम कितनी देर लगा रहे हैं, कितनी आप कह लें कि अच्छे तरीके से सारी सर्फेस साफ़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ मैटर। वो मुसवाक हो, वो टूथब्रश हो, वो फ़र्क नहीं है उसमें कोई। अच्छा, मसवाक करने से भी मुंह की स्मेल चली जाती है? बिल्कुल चली जाएगी। असल में तो वही बात है माइक्रोबायोम वाली। अगर हमने बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लिया, उस एरिया को सेटल डाउन कर लिया, वहाँ से क्लीन कर दिया, तो मुंह में स्मेल आएगी ही नहीं। माउथ वॉशेस की आपने बात की, तो माउथ वॉशेस का भी कोई नुकसान भी होता है हमारी हेल्थ पे? अच्छा, माउथ वॉशेस का बिल्कुल नुकसान होता है। माउथ वॉश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दांतों के अंदर स्टेन प्रोड्यूस कर देते हैं। हमें माउथ वॉश भी इसी तरह लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करने चाहिए। हाँ, अगेन उसमें भी मेडिकेटेड माउथ वॉश हैं जो सेंसिटिविटी के लिए हैं, ब्लीडिंग गम्स के लिए हैं। वो टूथपेस्ट की ही एक फॉर्म है लेकिन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। तो हमें माउथ वॉश जो मेडिकेटेड माउथ वॉश हैं वो भी थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। प्रॉब्लम सेटल डाउन हो गया तो हम उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे, और रूटीन में माउथ वॉश को हैबिट नहीं बनाना चाहिए। वंस अ वीक रूटीन वाला माउथ वॉश अगर आप कर लेते हैं तो इट्स फाइन। आई डोंट वांट टू टेक एनी प्रोडक्ट नेम बेसिकली। जब हमारे बच्चों के वो मिल्की टीथ जाते हैं ना, तो वो तो बड़े सीधे सीधे होते हैं, लेकिन उसके बाद कहा जाता है दांतों को जुबान ना लगाओ, उस जगह पे जुबान ना लगाओ, दांत टेढ़ा आएगा। तो क्या ये जुबान लगाने से वाकई दांत टेढ़े आते हैं कि मिथ है? ये बिल्कुल मिथ है। जुबान अच्छा? लगाने से दांत टेढ़ा नहीं आता, लेकिन हमारे जो दांत टेढ़े होने की बहुत सारी वजूहात जो है ना, वो हमारी डाइटरी इनटेक है और हमारी अपनी बॉडी की डेवलपमेंट है। दूध के दांत गिरने का एक स्पेसिफिक टाइम है। हमारे बच्चे अब उस फूड में नहीं हैं, वो एरिया ऐसा नहीं है, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते कि जिनसे उनके मुंह की एक्सरसाइज हो, दांतों पे प्रेशर पड़े और वो दांत गिरें। हमारे बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, सॉफ्ट डाइट्स लेते हैं, पास्ता टाइप चीज़ें हो गई। और जबकि अगर हम पीछे चले जाएं हमारे फोर फादर्स में या उस एज ग्रुप में, तो वो ज़रा डाइटरी इनटेक हार्ड होती थी, वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था, और फूड के क्वालिटी थोड़ी फ़र्क थी, उसमें फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा था। तो बच्चे जब इस तरह की डाइट लेते हैं तो दांतों पे प्रेशर नहीं आता और मिल्की टीथ गिरने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब परमानेंट टूथ को जगह नहीं मिलती तो वो गलत जगह पे इरप्ट कर जाता है, वो या बाहर की तरफ आ जाता है या अंदर की तरफ आ जाता है। तो दांत टेढ़े इस वजह से होते हैं, जुबान लगाने से बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमिर, एक और चीज़ बताएं कि हम ऐसी कौन सी, आपने 5 चीज़ें बतानी हैं जो हमारे दांतों के लिए जहर हैं, और जो हम ऐसी कौन सी एसिडिक डाइट खाते हैं जिसकी वजह से हम अपने मुंह में खुद बैड बैक्टीरिया पैदा कर लेते हैं? अच्छा, अब सबसे पहले तो बात यह है कि मीठा, अच्छा, ठीक है, कंटिन्यूस मुंह के अंदर मीठा रहना खराब है। ठीक है, आप मीठा लें, एक ही टाइम पे खाएं ताकि आपके गुड बैक्टीरिया उसको न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप मीठा खा रहे हैं, अभी आपने चाय ले ली, थोड़ी देर बाद आपने कोई फिजी ड्रिंक ले लिया, फिर आपने कोई मीठी चीज़ ले ली, फिर आपने स्वीट खा लिया, तो हमारे मुंह के अंदर इतना मीठा बार बार आ रहा है कि वो बफर नहीं कर सकेगा गुड बैक्टीरिया। तो वो जब मीठा मुंह के अंदर ज़्यादा देर रहेगा तो वो माइक्रोबायोम को ख़राब कर देगा, वो बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी पीएच चेंज कर देगा, और दांतों में फिर वो सारे दांतों और मसूड़ों में हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो पहली चीज़ होगी मीठा। दूसरी, एसिडिक जितनी चीज़ें हैं, हमारे फिजी ड्रिंक्स हैं जैसे, और बाज़ लोग तो डाइट के लिए लेमन और इस तरह की सिट्रिक चीज़ें भी यूज़ करते हैं, दैट एज वेल। वो डायरेक्टली एसिड है, वो इनडायरेक्ट एसिड नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बैड बैक्टीरिया का उसमें रोल ही ख़त्म हो गया। हमने बैड बैक्टीरिया को टाइम ही नहीं दिया, हमने कहा हम डायरेक्ट एसिड मुंह के अंदर डाल देते हैं। तो वो डायरेक्ट एसिड जितना है वो दांतों की सरफेस पे जब रहेगा तो वो उन्हें एरोड कर देगा। कैविटी से पहले ही वो उनको, आप कह लें, वो दांत घुलना शुरू हो जाएंगे, वो एरोजन की तरफ चला जाएगा। तो हमने अपनी उसका भी कंटेंट कम करना है। तीसरी चीज़, ऐसी वो खाने की चीज़ें जो दांतों के ऊपर चिपकी रहती हैं, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, जैसे चॉकलेट्स हैं, जैसे जेलीज हैं, जैसे ब्रेड है,
ठीक है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, दैट इज अ गुड फूड। लेकिन जितना हमारा फास्ट फूड कंटेंट है वो जो है वो इसके साथ। अच्छा, अब आप अगर ये जितनी मैंने चीजें कही हैं, अगर आप इन सारों को मिक्स कर दें, वो फास्ट फूड बन जाता है। और आप देखें कि एक मुंह के अंदर आप बर्गर या ब्रेड की कंपोनेंट भी आ रहा है जो दांतों पे चिपकता है, उसके बाद साथ में फिजी ड्रिंक भी आ गया जो कि डायरेक्ट एसिड है। तो हमारे मुंह के माइक्रोबायोम की क्या हालत होती होगी और वो क्या क्या कितनी ट्रबल में जाता होगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज कंपोनेंट्स, ताकि इनसे हम बच के रहें। अपनी डाइटरी इनटेक को मीठा ज़रूर लें, लिमिट में लें। एसिडिक ड्रिंक अगर लेना है उसे लिमिट करें, उसके फ़ौरन बाद वाटर से रिंस करें, खुद न्यूट्रलाइज करें उसे हेल्प करने में। और खाने में फाइबर कंटेंट ज़्यादा रखें, ताकि फाइब्रस फूड जो है ना उससे ट्रबल कम करता है। कुछ लोग इमली के बहुत शौकीन होते हैं और कुछ लोग हालांकि मीठी के खट्टी नहीं, खट्टी ऑब्वियसली तो लेकिन अगेन वो सिट्रस आ गया ना, जिसमें खटास है उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा है। हाँ, अच्छा, वो थोड़ा ले लें, गुड बैक्टीरिया को हेल्प करें, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन वो जो हर थोड़ी देर बाद इमली मुंह में, हर थोड़ी देर और बाद उससे इमली मुंह में, मतलब कुछ लोगों को तो सुन के ही, जैसे मुझे सुन के भी मेरे दांत खट्टे हो गए हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये दांत खट्टे हो जाना क्या होता है, मतलब वही ना। इसका क्या इफेक्ट है, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा मैंने तो सुना है और मेरे हो गए। अच्छा, उसमें दांत खट्टे हो जाना, ये अपने जैसे आप किसी भी खट्टी चीज का नाम लेंगे ना, तो हमारी बॉडी के अंदर या मुंह के अंदर आपने नोट किया होगा कि स्लाइवा ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाता है। अभी आपने इमली का नाम लिया, अगर आप लीमू का नाम लेंगे, खटास का लेंगे, तो स्लाइवा ज्यादा, ये हमारा ब्रेन भी ट्रिगर करता है। जब ये खट्टी चीज होती है तो ऑटोमेटिकली स्लाइवा प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और वो किस लिए ज्यादा होती है? अल्लाह ताला का सिस्टम है ना, खटास को न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसकी पीएच बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये जितनी हमारी फीलिंग है कि हमें लगता है कि दांतों में दांत खट्टे हो गए हैं, मुंह में पानी ज्यादा भर आया है, और ये सारी चीजें, ये उसी चीज को बैलेंस आउट करने के लिए। ये दांत जो बहुत लोग इमली वगैरह खाते हैं तो उससे भी दांत खराब होते वो हैं। तो बिल्कुल ऐसी एसिडिक कंटेंट है। इमली खाएं, थोड़ी खाएं और उसे न्यूट्रलाइज करने दें। लेकिन अगर आप हर थोड़ी देर बाद, हर घंटे बाद आपने इमली मुंह के अंदर रख ली है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लोगों की इस तरह की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल वो कोई ऐसी चीज़ एक स्पेसिफिक पोजीशन में मुंह के अंदर रखते हैं, तो उस जगह के दांत टिपिकली इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। पान और क्या होता है? पान, छालिया। पान और छालिया तो आपकी स्किन को भी सुपारी बहुत लोग खाते हैं, बिल्कुल पान ऐसे, बहुत लोग खाते हैं, बिल्कुल ऐसे, छालिया और भी बहुत नस्वार, इस तरह की बिल्कुल चीजें ऐसे सुनी हुई हैं बहुत जो सारी यहाँ पे चीजें, साइड पे रख लेते हैं। बिल्कुल वो ऐसे। कैसे आपके दांतों को तबाह करेगी? दांतों को भी करेगी, वो उस जगह की स्किन को भी करेगी। और छालिया, नस्वार, पान, कत्था, ये स्किन के कैंसर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे डिस्कशन है। हम तो बहुत बता के थक गए हैं कि ये चीज़ें मुंह के अंदर कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, इससे ज़रूर बचें। और वो स्किन का कैंसर है, दांतों का नहीं है, वो स्किन का है। वो इन पट्ठों के अंदर जाके उनको ट्रबल अप करते ओह हैं। माय गॉड, ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब, हम अपनी दांतों पे वो जो एनामल लेयर है जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है, और ये कहा भी जाता है जब इंसान फौत होता है तो सब सारी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और दांत सबसे आखिर में होता बिल्कुल है ऐसे, ड्यू टू दिस एनामल, ड्यू टू ठीक दिस है। एनामल। तो ये जो एनामल लेयर है, इसको हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसका ख्याल हम किस तरह रख सकते हैं? मतलब कोई ऐसी 5 एहतियातें बताएं जो हमने लाजमी करनी ही करनी है, हमारा दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक हमने वो नहीं की। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, दिन की 5 चीज़ें हम करते हैं डिस्कस, लेकिन अपने जो भी आपके करीब तरीन डेंटिस्ट है, साल में 1 दफ़ा ज़रूर उसे दिखाएं। हम ह्यूमनली बहुत सारी एरियाज़ मिस कर जाते हैं। जब वो प्रोफेशनल देखता है तो वो डीप डाउन देखता है और वो सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई बहुत पहले कर लेता है जो हमें पता भी नहीं चलते। अच्छा, 5 चीज़ों में आ गई, सबसे पहले हमारी आ गई टूथब्रशिंग। ठीक है, टूथब्रश हमने कब करना है? रात का ब्रश मिस नहीं करना। सुबह का आप नाश्ते के बाद करेंगे। सुबह उठे आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रश करेंगे, बाकी फिर आप अपना दिन कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह रात सोने से पहले आप ब्रश करेंगे, डिनर के बाद और सोने से पहले आप अपना ब्रश करेंगे। ठीक हो गया? उससे आपके दांत बहुत हेल्दी रहेंगे, कैविटी के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी बात, हमें ये याद रखना है कि एनामल एक दफ़ा बनता है, दोबारा नहीं बन सकता, ये रिपेयर नहीं होता।
ये दोबारा रीग्रो नहीं होता। तो हमने जो एनामल मौजूद है उसी को बचाना है। टूथब्रश से जो एरिया क्लीन हो जाते हैं वो कुछ एरियाज ऐसे हैं दांतों के कि जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास फ्लॉस मौजूद है, फ्लॉस करेंगे 2 दांतों के दरमियान वाली जगह। लेकिन फ्लॉस भी सब लोगों को करना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो सीखना पड़ेगा। बहुत सारे एरियाज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास इतने मीडियम मौजूद हैं ये चीज़ें सीखने के लिए। हमारे हर बंदे की पॉकेट के अंदर एक स्मार्टफोन मौजूद है जिसमें इंटरनेट पे हम हर तरह की चीज़ें देखते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी अगर हम टाइप करके देख लें तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। थ्रेड है एक, और थ्रेड को हाथ के दोनों साइडों पे 2 उंगलियों में आप लपेट के एक स्ट्रिंग बनाते हैं और 2 दांतों के दरमियान में आप टू एंड फ्रो स्लाइड करेंगे तो वो उसकी हेल्प होगा। ब्लड भी निकाल लेते हैं लोग। हाँ, वो ब्लड अगेन इसका मतलब ये है कि हमारे गम्स ट्रबल में है जिसकी वजह से ब्लड आया। वरना रूटीन में आम थ्रेड करने से या फ्लॉस करने से मसूड़ों में खून नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल भी। अच्छा, तीसरी चीज़, हमारे ऐसे फूड जो कि दांतों को डैमेज करते हैं, फिजी ड्रिंक्स हो गए, एसिडिक हो गए, और कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा इनरिच्ड हैं या जो उसके ऊपर स्टक इन रहेंगे, उसको भी आप रोकेंगे। ठीक है, आपने ब्रशिंग मेंटेन कर ली, आपने अपनी डाइटरी इनटेक को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आपने अपनी दूसरी इनटेक कौन सी है आपकी, ये फाइब्रस फूड। आप फाइब्रस फूड अपना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिन्हें आप च्यू कर सकें। च्यू करने से क्या है, आपके मुंह की सारी एक्सरसाइज होती है, आपके मसल्स की एक्सरसाइज होती है, आपके दांतों की एक्सरसाइज होती है, और वो सारी चीज़ें सेल्फ क्लिनजिंग फॉर्म में रहती हैं, वो ऊपर से क्लीन आउट हो जाती है। फूड जितना हार्डर होता है, बाय हार्डर आई डोंट मीन कि वो जो नट्स क्रैक करने वाला है, बाय हार्डर आई मीन जैसे मीट है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, कच्ची सब्जियां हैं, इस तरह का फूड जब आप खाते हैं तो वो दांतों की सरफेस के ऊपर रगड़ खा के जाता है और वो उसको खुद भी क्लीन कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो ये एहतियातें हम रखेंगे तो हमारे दांत बहुत अच्छे मेंटेन रहेंगे। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने दांतों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।